नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी कैप्सूल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं शास्त्री का एग्ज़ाम। पोस्ट कोड इसका है 635 और एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था हमीरपुर रोड के द्वारा। और एग्ज़ाम डेट की बात करें तो इसकी एग्ज़ाम डेट है 27 मई 2018 को। तो हम डिस्कस करने वाले हैं ओनली इसका जीके सेक्शन। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, निरुक्त की रचना किसने की थी? तो हिंदू धर्म की जो 6 वेदांग है उनमें से एक है निरुक्त और उसकी रचना की गई थी यास्क के द्वारा। तो ऑप्शन बी यास्क इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो ये जो क्वेश्चन है ये शास्त्री की भी है बट आपके कई बार जीके में भी ये पूछे जाते हैं, तो मैं इनको भी डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्न में से किसका समावेश पुरुषार्थ चतुष्टय में नहीं होता? तो इसमें स्वर्ग नहीं आता, बाकी धर्म, मोक्ष और काम पुरुषार्थ चतुष्टय में आते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती किस पीठ के शंकराचार्य थे? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, ये थे कांची कामाकोटी पीठ के शंकराचार्य थे। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 4, वित्त वर्ष 2018-19 के आम बजट के अनुसार सरकार की सर्वाधिक आमदनी होती है किससे होती है? तो क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, वस्तु और सेवा कर से, जिसे हम कहते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भारत ने हाल ही में IBSF स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसे पराजित कर जीता है? तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, तो वो था पाकिस्तान। तो ये यहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चन है बट इन फ्यूचर अगर आप तैयारी कर रहे हो शास्त्री की तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर के। और ये जो करंट अफेयर था ये था मार्च मंथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, तो वो थे प्रजापति। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उनका नाम था पार्श्वनाथ और सबसे लास्ट थे महावीर और सबसे फर्स्ट थे ऋषभदेव। क्वेश्चन नंबर 8, गांधार महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, तो वो थी तक्षशिला। तक्षशिला यूनिवर्सिटी जो वर्ल्ड की पहली और सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी है। और टोटल महाजनपद की बात करें तो टोटल 16 महाजनपद है जिनमें से एक है गांधार जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हर्यंक वंश के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, उनका नाम था बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस वंश के राजा के द्वारा करवाया गया था? क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, तो ये करवाया गया था चंदेल वंश के राजा के द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और कमेंट करके बताइए कि ये जो टेम्पल है ये कौन सी स्टेट में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 11, 2.5 दिन का झोंपड़ा ये किसके द्वारा बनाया गया था? 2.5 दिन का झोंपड़ा। तो 11 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाया गया था 2.5 दिन का झोंपड़ा। और ये आपका पड़ता है अजमेर राजस्थान में। कई बार आपसे लोकेशन पूछी जाती है तो लोकेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रांड ट्रंक रोड जिसे जीटी रोड के नाम से भी हम जानते हैं, तो ये किसके द्वारा बनाई गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शेरशाह सूरी के द्वारा, जिनका जो मकबरा है वो है सासाराम बिहार में। तो ये जो क्वेश्चन है ये अभी हाल ही में एक एग्जाम पूछा गया था, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जीटी रोड बनाई गई थी शेरशाह सूरी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, फोर्ट विलियम कॉलेज
की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, तो ये की गई थी लॉर्ड वेलीजली के द्वारा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। और ये कॉलेज है आपका कोलकाता में, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज की घोषणा किस वर्ष की गई थी? तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी 1929, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 15, इनमें से कौन सा ग्रह हरा ग्रह है? तो क्वेश्चन 15 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए वरुण ग्रह है। तो वरुण ग्रह कौन सा ग्रह है? हरा ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, वायुमंडल में सर्वाधिक वितरित गैस कौन सी है? तो 16 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, वो है आपकी नाइट्रोजन गैस। और बात करें परसेंटेज की, तो ये है 78.04% एटमॉस्फेयर में। दूसरे नंबर पे आपके पास ऑक्सीजन आती है, तीसरे पे आर्गन, चौथे पे कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से वेरी करती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, हाथियों का देश किसे कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए लाओस को कहा जाता है हाथियों का देश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वॉशिंगटन किस नदी के किनारे बसा है? क्वेश्चन नंबर 18 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी पोटोमेक। तो पोटोमेक नदी के किनारे बसा है वॉशिंगटन डीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 19, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट आंसर है वो आपके पास है ऑप्शन डी, टोटल 8 स्टेट आपके पास है जिनमें से कर्क रेखा गुजरती है। तो ये हमारा वर्ल्ड है, इसके सेंटर से एक रेखा पास करती है जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा या इक्वेटर, और इसके ऊपर से एक रेखा पास करती है जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और इसके नीचे से भी एक रेखा पास करती है जिसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या मकर रेखा। ठीक है, तो ये जो रेखा है जिसे हम कहते हैं कर्क रेखा, ये भारत के 8 राज्यों में से गुजरती है। और बाकी कोई भी रेखा, चाहे आपका इक्वेटर है चाहे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, ये भारत से नहीं गुजरती है। कई बार आपसे डायरेक्टली इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। और बात करें स्टेट्स की, तो स्टेट कौन कौन सी है आपके पास? राजस्थान, गुजरात, त्रिपुरा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मिजोरम, झारखंड और वेस्ट बंगाल। ये एग्जाम में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आपको स्टेट्स ऑप्शन में दी जाती है। अगर आपको नहीं पता तो आप इन्हें नोट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, गांधी सागर परियोजना ये किस नदी पर बनी है? तो 20 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी चंबल नदी पे। और स्टेट है आपकी मध्य प्रदेश। तो आपसे कई बार रिवर पूछी जाती है, कई बार आपसे डैम पूछा जाता है, कई बार आपसे स्टेट पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, कृष्ण क्रांति किस उत्पादन से संबंधित है? तो 21 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए बायोडीजल उत्पादन से। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। और इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? ब्लैक रेवोल्यूशन रिलेटेड टू पेट्रोलियम प्रोडक्शन। नेक्स्ट 22, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है? तो 22 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए जबलपुर। नेक्स्ट 23, समुद्रपुत्र किसे कहते हैं? तो 23 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी लक्षद्वीप को कहते हैं समुद्रपुत्र। नेक्स्ट 24, गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो 24 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये आपका पड़ता है गुजरात में। और ये जो नेशनल पार्क है ये फेमस है एशियाटिक लाइन के लिए। ठीक है, तो उस चीज के लिए काफ़ी फेमस है, इसलिए काफ़ी सारे क्वेश्चन इससे एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट 25, तेलंगाना राज्य जिसकी राजधानी है हैदराबाद, 21 वर्ष अस्तित्व में आया था। तो 25 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए 2014 में। नेक्स्ट 26,
मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या कितनी है? तो एक आपके पास होते हैं फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार, टोटल 6 है। पहले आपके पास 7 थे, अब 6 है। और एक आपके पास होते हैं फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। तो ये इनकी जो टोटल संख्या है वो है 11। तो 26 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी 11। और बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज की, तो इन्हें ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, जो हुई थी 1976 में। तो इसमें ऐड किया गया था फंडामेंटल ड्यूटीज को। और जो कमेटी थी जिन्होंने इसे रेकमेंड करा था, उस कमेटी का नाम भी एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है। कमेटी का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कमेटी है, एग्जाम में काफी बार आपसे डायरेक्टली पूछा जाता है। तो कमेटी का नाम है सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी। उन्होंने रेकमेंड करा था कि फंडामेंटल ड्यूटीज भी इंपॉर्टेंट है और ये पार्ट 4 में आती है कॉन्स्टिट्यूशन की। नेक्स्ट 27, वर्तमान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी है? तो क्वेश्चन नंबर 27 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, तो वो है 545। अगर आपसे पूछा जाए मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं लोकसभा में, कितने हो सकते हैं, तो वो होते हैं 552। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी आपके इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये जो एक क्वेश्चन है रिलेटेड टू आपकी पार्लियामेंट, तो ये पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी 545। और चलिए यहीं पे बात करते हैं, राज्यसभा की बात करते हैं। तो राज्यसभा की जो संख्या है वो है 245, और मैक्सिमम जो संख्या हो सकती है मेंबर्स की वो हो सकती है 250 राज्यसभा की, और लोकसभा की हमने भी बता दिया। नेक्स्ट 28, नीति आयोग जो बना था प्लानिंग कमीशन की जगह, का गठन किस वर्ष हुआ है? तो 28 का जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 2015 में। 1 जनवरी 2015 को आपका नीति आयोग बना था, और ये बना था आपका प्लानिंग कमीशन की जगह। और अभी हाल ही में मैंने एक एग्जाम डिस्कस करा था जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का, तो उसमें पूछा गया था कि जो नीति आयोग है उसमें नीति की फुल फॉर्म क्या है। तो नीति की जो फुल फॉर्म है वो है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो आप इसे नोट कर सकते हो, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जो बना था 1 जनवरी 2015 को, और ये बना था प्लानिंग कमीशन की जगह। प्लानिंग कमीशन जो बना था 15 मार्च, तो प्लानिंग कमीशन भी काफी बार आपसे पूछा जाता है। प्लानिंग कमीशन बना था 15 मार्च 1950 को। तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 29, संविधान की 8वीं अनुसूची, संविधान की 8वीं अनुसूची आपकी है रिलेटेड टू लैंग्वेज, यानी भाषाओं के ऊपर डिपेंड है। जो 8वीं अनुसूची है संविधान की, अब उसमें क्या लिखा गया है कि उसमें कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। तो पहले आपकी टोटल थी 18, उसके बाद जब अमेंडमेंट की गई थी, अमेंडमेंट यानी जिसे हम कहते हैं संशोधन, तो जब 92nd संशोधन हुआ था 2003 में, तब 18 के बाद 4 और भाषाएं जोड़ दी गई थी, जो थी आपकी मैथिली, डोगरी, बोडो और संथाली। तो उसके बाद टोटल जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं हो गई थी वो हो गई थी 22। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी 22। नेक्स्ट 30, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब आरंभ हुई? तो 30 का जो करेक्ट आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन बी 2016 में। और कई बार आपसे पूछा जाता है कि ये उज्ज्वला योजना किस चीज़ से रिलेटेड है। तो उज्ज्वला योजना का रिलेशन है आपका गैस सिलेंडर के साथ। तो घर घर में गैस सिलेंडर पहुंचाने की ये योजना थी, प्रधानमंत्री के द्वारा चलाई गई। 31 क्या है? प्रथम अधिकृत जनगणना कब हुई है? तो पहली जो जनगणना कब हुई है, 31 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी 1881 में, 1881 में। अब यहां भी देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। तो पहली जो जनगणना हुई थी, अब यहां पे एक वर्ड लगा दिया है अधिकृत, ठीक है। अगर यहां पे सिंपल पूछा होता कि जो पहली जनगणना है वो कब हुई है, तो वो हुई है आपकी 1872 में, ठीक है, जो करवाई गई थी लॉर्ड मेयो के द्वारा। बट यहां जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है कि पहली जो अधिकृत जनगणना हुई थी वो कब हुई थी।
ठीक है, जो पहली जनगणना हुई थी वो सिंपल ऐसे ही हुई थी, बट उसके बाद जो नियमित जनगणना करवाई गई थी वो हुई थी 1881 में, और ये करवाई गई थी लॉर्ड रिपन के द्वारा। ठीक है, और उसी के बाद हर 10 साल के बाद जनगणना की जाती है। जैसे अभी लास्ट में 2011 में जनगणना हुई है, तो नेक्स्ट ईयर आपकी 2021 में नई सेंसस बनेगी, नई जनगणना होगी। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट ना करें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32। न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे कम जो साक्षरता दर है वो कहाँ पे है? तो 32 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, वो है आपके बिहार में। और सबसे अधिक जो साक्षरता वाला राज्य है वो आपका केरल। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 33। 33 क्या है? देश में पहला लौह इस्पात कारखाना किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो 33 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए, तो ये हुआ था 1874 ईस्वी में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है इसका। और इसकी बात करें तो ये आपका पड़ता है कुल्टी, वेस्ट बंगाल में। तो सबसे पहले इसका और नाम इसका था बंगाल आयरन वर्क्स कंपनी, और 1890 में इसका नाम चेंज होके बंगाल आयरन एंड स्टील कंपनी बना दिया गया था। और एक और इम्पॉर्टेंट कंपनी है जिसका नाम है टेस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो जमशेदपुर में है, और ये बनी थी 1907 में। तो ये भी काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा साथ साथ में आपको बता दूं। नेक्स्ट 34, पारश्रव्य तंगी किसे कहा जाता है? तो 34 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो तरंगे होती है उन्हें कहते हैं पारश्रव्य तरंगी, और इंग्लिश में हम इन्हें कहते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या होती है? जिनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। 35, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? तो 35 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, तो वो है डायोप्टर। ऑप्शन ए डायोप्टर इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 36, रिवॉल्वर के आविष्कारक कौन थे? तो रिवॉल्वर के आविष्कारक कौन थे? तो 36 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी, वो थे कोल्ट। तो ऑप्शन सी कोल्ट इसका करेक्ट आंसर है। इनका पूरा नाम था सैमुअल कोल्ट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 37, प्राकृतिक गैस में मुख्यतः कौन सी गैस पाई जाती है? तो नेचुरल गैस में कौन सी गैस पाई जाती है? 37 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, मीथेन। 38, शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है? ड्राई आइस जिसे हम कहते हैं। तो 38 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं हम शुष्क बर्फ को। 39, जर्मन सिल्वर ये अलॉय है, किससे बनती है? तो 39 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी, कॉपर, जिंक और निकल। ठीक है, तो ये आपके पास इनसे मिला के आपके पास बनता है जर्मन सिल्वर। कई बार आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी धातु है जिसमें आपके पास सिल्वर नहीं पाया जाता है? तो जर्मन सिल्वर है, इसके नाम में तो सिल्वर है बट इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40, मलेरिया किस परजीवी की वजह से होता है? तो ये क्वेश्चन काफी बार रिपीट होते रहते हैं कि मलेरिया किसकी वजह से होता है। तो 40 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, तो वो होता है प्लाज्मोडियम की वजह से। तो ऑप्शन ए प्लाज्मोडियम इसका करेक्ट आंसर है। 41, चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो 41 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि चंद्रमा पे उतरने वाले जो सेकंड पर्सन थे उनका नाम क्या था। नेक्स्ट 42, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप आपके पास है एशिया, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहां पूछा गया सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे छोटा महाद्वीप आपके पास है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। 43, हिमाचल में कुल कितने प्रशासनिक मंडल है? तो 43 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, तो 3 प्रशासनिक मंडल आपके पास है, शिमला, धर्मशाला और मंडी। 44, हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? तो 44 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, 15 अप्रैल को मनाया जाता है
हिमाचल दिवस। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो वो है आपका देवदार। तो 45 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, देवदार। नेक्स्ट, 46, हिमाचल प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है 2011 जनगणना के अनुसार? तो लिटरेसी रेट कितना है हिमाचल प्रदेश का? तो वो है 82.80%। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, 47, आजीवन में कौन सा समास है? तो ये है अव्ययी भाव समास। 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है 48, वो है जिसके समान दूसरा ना हो, तो उसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है अनुपम, और एक वर्ड यूज किया जाता है अद्वितीय। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49, शांति क्या है? तो 49 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, शांति क्या है? किसी का नाम है, तो ये क्या है? संज्ञा। 50, एंटोनिम ऑफ द वर्ड जेस्ट। अगर आपको यहाँ पे नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ पे देख सकते हो। जेस्ट का एंटोनिम आपसे पूछा गया है। और बात करें इसके मीनिंग की, तो जेस्ट का मीनिंग होता है अगर कोई पर्सन उत्साह भरा हो, जोश भरा हो, मजे में हो, तो उसे कहेंगे जेस्ट, जेस्टफुल। तो इसका जो उल्टा शब्द होगा वो होगा मॉरिस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, MOROSE। आई थिंक यहाँ पे थोड़ी पिक्चर क्लियरिटी लो है, तो इसका जो ऑपोजिट वर्ड है वो होता है मॉरिस, जिसका मीनिंग होता है उदास, चिड़चिड़ा, रूखा सा कोई आदमी हो। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। 51, मीनिंग ऑफ द इडियम। इडियम आपके पास क्या है? टू गिव अ पर्सन द कोल्ड शोल्डर। तो इसका मीनिंग क्या होता है? तो सिंपल शब्दों में कहे तो इसका मीनिंग होता है किसी को इग्नोर करना। मान लेते हैं आप कहीं घूमने गए हो, आप किसी से बात करना चाहते हो बट उसने आपको इग्नोर कर दिया, तो उसको क्या कहेंगे? टू गिव अ पर्सन द कोल्ड शोल्डर। या कोई आप में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है तो उसके लिए हम यूज करते हैं टू गिव अ पर्सन कोल्ड शोल्डर, यानी टू ट्रीट कोल्डली। ठीक है, तो यहाँ आपके पास मीनिंग कौन सा है? ऑप्शन डी, टू ट्रीट कोल्डली। नेक्स्ट 52, आवर एग्जामिनेशन कमेंसेस ब्लैंक मंडे टेक्स्ट। तो 52 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी, ऑन। ठीक है, तो आपके पास जो भी डे रहते हैं मंडे ट्यूसडे, उसके साथ कौन सा यूज होता है? ऑन यूज करते हैं हम। तो यहाँ पे क्या हो गया? आवर एग्जामिनेशन कमेंसेस ऑन नेक्स्ट मंडे। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। तो इसी के साथ हमने डिस्कस करा एग्जाम शास्त्री का, जिसका पोस्ट कोड था 635। तो टोटल इसमें हमने डिस्कस करे 52 के आसपास क्वेश्चन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, काफ़ी लेवल भी उनका काफ़ी अच्छा था। और आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी और एग्जाम का लेवल कैसा लगा। अगर आपको इसके बावजूद भी कोई डाउट हो किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करने की। सो थैंक यू सो मच।